चलो बच्चों, तो फटाफट मुझे बता दीजिए कि मेरी आवाज़ आपके पास तक पहुँच पा रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्लियर है? चलिए, तो आज का जो टॉपिक है बच्चों हम लोगों का, वो है भारत में एम्ब्रॉयडरी यानी अलग-अलग प्रकार की जो कढ़ाइयाँ की जाती हैं कपड़ों के ऊपर, जो कि उनकी सुंदरता को और आगे बढ़ा मतलब और बड़ा कर देते हैं। हस्तशिल्प यानी हैंडीक्राफ्ट यानी आपके ऐसे उद्योग जिनमें हाँ, जिनमें ढेर सारे जैसे पीतल का बर्तन हो गया, भदोई का वो कालीन का काम हो गया, ऐसे ढेर सारे और इसी प्रकार से व्यंजन की बात करें, तो ढेर सारे व्यंजन वैसे भी भारत में खाने को लेकर अगर बात करते हैं, तो तमाम तरीके के व्यंजन आपको दिखाई पड़ेंगे, तमाम तरीके के व्यंजन आपको दिखाई पड़ेंगे, जो कि भारत के अलग-अलग हिस्सों में बनाए जाते हैं, खाए जाते हैं, पसंद किए जाते हैं। तो जो आज का टॉपिक है वो एम्ब्रॉयडरी, हैंडीक्राफ्ट और क्यूज़ीन्स को लेकर है, ठीक है? श्वेता बेटा बहुत बहुत आगे बढ़ो बेटा, बहुत खुश रहो। ठीक, चलो तो हम लोग बच्चों अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं और इन सब के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखो भाई, एम्ब्रॉयडरी से शुरुआत करते हैं, अलग-अलग प्रकार की शैलियाँ हैं। तो अभी मैंने आपसे बताया कि भारत कई संस्कृतियाँ, रीति-रिवाज ओके, कोई बात नहीं सुरेंद्र, कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, आप उसको रिकॉर्ड में देख लेना। ठीक है, रिकॉर्ड में देख लेना आप। चलो, तो रीति-रिवाज, अलग-अलग प्रकार के धर्म, तो उसी तरह से अगर देखा जाए तो हम लोगों की कला और शिल्प की अगर बात करें तो संगीत, नृत्य, चित्रकला जिसके बारे में अभी तक हम लोगों ने ढेर सारी बातें की हैं। इसी तरह से अगर देखा जाए तो हम लोगों के कपड़े और कपड़े के ऊपर किया जाने वाला एम्ब्रॉयडरी वर्क यानी कि जो आपको कढ़ाई की जो अलग-अलग प्रकार की शैलियाँ हैं, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत को और आगे लेकर जाती हैं, उसको और आगे बढ़ाती हैं। तो इन एम्ब्रॉयडरीज़ का अगर देखा जाए तो अलग-अलग एंशिएंट इंडिया पर भारत के द्वारा कुछ आक्रमण हुए विदेशी, मेडिवल में भी देखेंगे तो आपको और आप मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे तो कई सारे आक्रमण हुए हैं। ये जो भारत के बाहर से लोग आए, उन्होंने कई अलग-अलग प्रकार से कल्चरल सिस्टम में यानी हमारी सांस्कृतिक व्यवस्था की बात करें, तो उसमें कई सारे परिवर्तन करने का काम किया है। इन्हीं सब के बारे में और उनमें एक परिवर्तन कढ़ाई एम्ब्रॉयडरी का भी है, तो हम लोग बात करेंगे अपने एम्ब्रॉयडरी वाले वर्क को लेकर, अपने कढ़ाई वाले काम को लेकर। तो शुरुआत करते हैं। इनमें से जो कुछ प्रमुख हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं, उनकी बात करें तो उनमें नाम आता है कासुती। कासुती ये कर्नाटक कर्नाटक का एम्ब्रॉयडरी वर्क है, ये कर्नाटक का लो कढ़ाई का काम है। तो कासुती ये कर्नाटक की एक पारंपरिक वैसे भी आप कढ़ाई की बात करेंगे, एम्ब्रॉयडरी वर्क की बात करेंगे, अभी तो पेट ठीक है, पेट का दर्द ठीक है बेटा। हाँ, हाँ, पेट में आराम है, लेकिन आँखों की प्रॉब्लम है, ठीक है? वो चलेगी अभी। हाँ, पेट वाला आराम हो गया बेटा। ठीक, चलिए भाई। तो हाँ, हम दोनों लोगों को हो गया भाई आई फ्लू। आपको भी हो गया, तनु और हमें भी हो गया। बेटा अभी तो आई फ्लू हो गया, अभी दोपहर में पता नहीं क्यों अचानक से पेट में दर्द होने लगा था। लेकिन अब ठीक है, अभी बस एक परेशानी है वो है आई फ्लू की और आई फ्लू में आप जानते ही हो फिर परेशानी तो रहती है। हाँ, बिल्कुल आई ड्रॉप यूज़ कर रहे हैं बेटा, आई ड्रॉप यूज़ कर रहे हैं, डाल रहे हैं। चलो भाई, तो हम लोग टॉपिक पर वापस आ जाते हैं। हाँ, ठीक है, बिल्कुल बेटा वो आँखों में भी दर्द हो रहा है, सर में भी दर्द हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है? इस वक़्त तो हालत ये है कि मतलब आँखें खोलने का मन नहीं कर रहा है। इस वक़्त हालत ये है आँखों को खोलने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन चलो हम लोग अपनी क्लास को करते हैं। अब हम अपने दर्द को किनारे रखते हैं, ठीक है? अपने दर्द को किनारे रखते हैं और चूँकि आपका भविष्य आप लोग कल को अधिकारी बन जाओगे, अच्छे पद पर पहुँचोगे और संभवतः अपनी सफलता में कहीं न कहीं आप मुझे भी याद करोगे, तो बस उन सारी चीज़ों के लिए हाँ, ठीक है? चलो, तो हम लोग थोड़ा-सा कोशिश करते हैं अपने टॉपिक पर वापस आकर पढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है? बिल्कुल, यस। ठीक बेटा, चलो तो मैं अपने दिक्कतों को दिक्कतें तो हैं ही, इसको किनारे करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम आपका जो रेगुलरिटी बनी हुई है ना क्लास की, हाँ, उसको बनाकर रखते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो हम लोग एम्ब्रॉयडरी के पहले की अगर बात करें, तो उसमें नाम आ जाता है हाँ, उसमें नाम आ जाता है कासुती को लेकर। कासुती कर्नाटक की एक शैली है और अभी मैं आपसे बता रहा था कि आम तौर पर इस तरह के जो एम्ब्रॉयडरी वर्क होते हैं, वो आम तौर पर महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं, आम तौर पर। और कर्नाटक में भी ये कला महिलाओं के द्वारा शुरू किया गया है। कासुती का मतलब हो जाता है हाथ के द्वारा हाथ से सूती धागों के द्वारा किया गया कढ़ाई। का मतलब है हाथ और सूती का मतलब सूती है, तो सूती कपड़े पर कढ़ाई का काम करना इसे कासुती कहा जाता है। और ये देखो मुझे मुझे ऐसा लगता होगा पीहू बेटा नमस्ते, खुश रहो बच्चे बहुत आगे बढ़ो। तो अगर हम लोग कढ़ाई की बात करें, तो जैसे होता नहीं है, अगर आप आम तौर पर देखिएगा तो कढ़ाई का काम जो शुरू हुआ होगा, जो फंक्शन में आया होगा, ठीक है? अ, इसके बारे में तो राम जी मैं नहीं बता सकता, ठीक है? अब आपके साथ ऐसा क्या हो गया कि आप मुझे चोर और चांडालों के ग्रुप में रख रहे हैं, बच्चों माफ़ी चाहूँगा। एक एक राम जी हैं, जिनका ये कहना है कि भई आप चोर और चांडालों का ग्रुप बनाकर रखे हैं, ठीक है? तो ऐसा अनुभव बाकी लोगों के साथ तो नहीं हुआ होगा जहाँ तक मुझे लगता है। हो सकता हो आपके साथ कुछ बात हो गई हो, उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। हाँ, आपको अगर क्लास के दौरान अगर मैं आपको ना पढ़ाऊँ, आपको आपके नॉलेज को एनहांस ना करूँ, ठीक है? तो फिर आप हमको कह सकते हैं। लेकिन जो मेरा वर्क है हाँ, जो मेरा वर्क है उसकी अगर बात करें तो भाई मैं अपना काम रोज़ करता हूँ। आपकी इस क्लास में करीब 150 बच्चे रहते हैं, 150 बच्चे रहते हैं आज तक। कभी ने किसी मेरे काम को लेकर इस प्रकार का स्टेटमेंट नहीं दिया है, ठीक है ना? बाकी के बारे में मैं नहीं जानता। अब हम लोग अपने टॉपिक पर वापस आ जाते हैं, ठीक है? चलो भाई, तो कासुती एक कढ़ाई का काम है और मैं आपसे बता रहा था कि ये पुराने ज़माने की अगर बात करें तो पुराने ज़माने में हाँ जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, जो बुजुर्ग महिलाएँ हैं, उनकी अगर बात करें तो बुजुर्ग महिलाओं के तौर पर अगर देखा जाए, तो इस काम को शुरू किया गया। पता नहीं पुराने कपड़े रहे होंगे, उनमें कुछ ऐसा काम कर दिया जाए या नया बिल्कुल प्लेन कपड़ा होगा, क्रिएटिविटी है भाई, अपने-अपने तौर पर देखा जाए तो एक प्रकार की ये क्रिएटिविटी के तौर पर आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है? तो क्रिएटिविटी आपको दिखाई पड़ रही होगी और कपड़े को उस पे डिज़ाइन तैयार किया जाएगा और कर्नाटक में पुराने ज़माने की बात करें तो एक परंपरा चली और वो परंपरा ये चली कि वो जो नई काम वाली हाँ,
ठीक है? बहुत पुरानी प्रथाएँ हैं बेटा, इस प्रथाओं की शुरुआत, इस सिस्टम की शुरुआत कब हुई बता पाना बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल काम है इसके बारे में बता पाना कि ये काम कब शुरू हुए, क्योंकि कोई भी इसके बारे में रिटन एविडेंस तो है नहीं, कि इस कला का विकास कब हुआ, इस कला की शुरुआत करने वाले कौन थे, फादर और मदर ऑफ दिस आर्ट, तो कहीं भी कोई भी किताब इसके बारे में नहीं बता पाएगा। ठीक है? तो मैं भी नहीं बता पाऊँगा फिलहाल तो। तो कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, ये बता पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन काफ़ी पुराने ज़माने से अगर देखा जाए, तो ऐसे हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। इस प्रकार के जो एम्ब्रॉयडरी के काम शुरू हुए, जिसमें सजावट का काम शुरू हुआ, कपड़े को जो दुल्हन के द्वारा पहनी जाने वाली साड़ी है, उसका काम शुरू हुआ। तो जैसे-जैसे वो काम आगे बढ़ा, यानी उसको पसंद किया गया और धीरे-धीरे करके फिर 1 लोग, 2 लोग, 4 लोग और फिर जब डिमांड बढ़ने लगी, तो भाई ये आजीविका का साधन बन गया। आज के दौर में कासूती की जो साड़ी होती है, जो रेशम के काले रंग की साड़ी होती है, जिसे चंद्रकली के तौर पर जाना जाता है, ये साड़ी आज के ज़माने में, आज वर्तमान समय की बात करें, तो इसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है? अब चूँकि ये ट्रेडिशन है, ये परंपरा है, पहले शुरू हो गया, 10 लोगों ने चला दिया, तो फिर उसके बाद जानते हो भारत में परंपराएँ तो बस 10 लोग के बाद हो जाती हैं। ठीक है ना? तो इस प्रकार की कढ़ाई आपको अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग नामों से जानी और पहचानी जाएँगी। शुरुआत हुई थी साड़ी को लेकर, लेकिन धीरे-धीरे जब ये काम पसंद किया जाने लगा, तो अब इसको और जगहों पर किया जाने लगा साड़ी के अलावा। जैसे कुंची, कुंची का मतलब होता है आप देखोगे साउथ इंडिया में टोपी और कंधे के ऊपर एक शॉल जिसे कह सकते हैं, जिसे अंगवस्त्र कहा जाता है। हाँ, जिसे अंगवस्त्र कहा जाता है, उसके साथ शुरू हुआ। फिर आप देखोगे एक घाघरा, एक लड़कियों के द्वारा मम्मी, बहन इन लोगों के द्वारा आप देखोगे, तो एक प्रकार का कपड़ा पहना जाता है जिसे हम लोग लहंगा कहते हैं या जिसे घाघरा कहा जाएगा। उसके ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी का काम होता है। ठीक है? अच्छा मैंने क्लास कब शुरू किया? बस अभी-अभी शुरू किया बेटा। साथ ही साथ आप देखोगे तो सेरागू, सेरागू मतलब होता है साड़ी का पल्लव पल्लू, पल्लू समझते हैं ना जहाँ पर मम्मी इसको चूंगर बनाकर कंधे पर डाल लेती हैं, तो कंधे पर लेकर नीचे तक का हिस्सा जो कहलाता है, उसे पल्लू कहा जाता है या पल्लव कहा जाएगा। कुसबा, कुसबा का मतलब होता है बेटा जिसे हम लोग इंग्लिश में ब्लाउज़ कहते हैं, जो मम्मी के द्वारा पहना जाता है, बहन के द्वारा पहना जाता है, बेटी के द्वारा पहना जाता है, भाभी के द्वारा पहना जाता है, तो उसे हम लोग ब्लाउज़ के तौर पर कहते हैं। कुलाई, कुलाई एक खाली टोपी हो जाएगी, ठीक है? अच्छा, मुकेश बेटा फिर ध्यान से सुन लो, कासुती एक कढ़ाई का काम है, कढ़ाई का नाम है, जो कि कढ़ाई आप जानते हैं हाथ से किया जाता है। आम तौर पर कढ़ाई के काम सूती कपड़ों से किए जाते हैं। कासुती शब्द का मतलब हो जाता है हाथ से सूती धागे के द्वारा कढ़ाई का काम करना, इसे कासुती कहा जाएगा। धीरे-धीरे करके आप देखोगे तो ये जो ब्लैक प्लेन साड़ी होती है, उसके ऊपर शुरू किया गया। धीरे-धीरे लोगों ने पसंद किया और आगे चलकर ये बढ़ता चला गया, है कि नहीं? चलो भाई, इसी तरह से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में एक कढ़ाई का काम किया जाता है बच्चे, जिसे हम सब लोग हाँ, बिल्कुल, जिसे हम सब लोग चिकनकारी के नाम पर जानते हैं। चिकनकारी ये भी अगर आप यहाँ पर चित्र देख पा रहे होंगे, तो देखो कपड़ा कपड़े कपड़े के ऊपर सूती धागे से उसके ऊपर अलग-अलग चित्र बनाते हुए, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर फूल पत्तियों का चित्र बना हुआ है। बिल्कुल यस, यहाँ पर आप देखोगे तो फूल पत्तियों का चित्र बना हुआ है। बिल्कुल, यस। ये आप देखेंगे फूल पत्तियों का चित्र बना हुआ है, जिस पर अलग-अलग धागों का प्रयोग किया जा रहा है। सारे धागे आप देखोगे वैसे तो अगर मैं बात करूँ तो शुरुआत दौर में जब जब सूती कपड़ों की कढ़ाई का ये काम शुरू किया गया, तो ये काम शुरू किया गया था बच्चों आपका व्हाइट कलर क्योंकि आम तौर पर जो सूती कपड़ा होता है, जो सूती धागा होता है उसका नेचुरल कलर होता है जिसे हम लोग व्हाइट कहते हैं। लेकिन जैसे-जैसे आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे-जैसे जनरेशन डेवलप होती चली जाएँगी, वैसे-वैसे ये काम समय के साथ आपको बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो चिकनकारी सूती कपड़े के ऊपर किया जाने वाला एक कढ़ाई धागे का सजावट का काम होता है। शुरुआत दौर में अगर बात करें तो चिकनकारी का ये जो काम हुआ करता था, इसको आगरा के आस-पास की जगहों पे इसको मौका मिला। लेकिन जब आगे चलकर मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ेगा, खासकर औरंगज़ेब के मरने के बाद, तब आप देखिएगा मुगल राजा कमजोर पड़ गए, फाइनेंशियली आर्थिक तौर पर वो कमजोर पड़ने लगे। तो धीरे-धीरे करके ये जो कलाकार कभी आगरा में रहा करते थे, जो इस काम को किया करते थे, वो पलायन कर गए और वो चले आए लखनऊ और अवध क्षेत्र में। अवध क्षेत्र में जहाँ पर नवाब अच्छे खासे पैसे वाले हैं। जो इस प्रकार के किए जाने वाले कार्यों को वो अच्छा कीमत दे देते हैं, वो जो इसके कारीगर हैं उनको अच्छा कीमत दे देते हैं। तो धीरे-धीरे करके ये कला, ये आर्ट जो है, ये आपके लखनऊ में बड़ी हो गई, फलती-फूलती चली गई, आगे बढ़ती चली गई। और सूती कपड़े के साथ-साथ इसको अन्य कपड़ों पर भी जैसे आपका जॉर्जेट का कपड़ा हो गया, जैसे आपका वो ऑर्गेन्जा का कपड़ा हो गया, जैसे आपका सिंथेटिक कपड़े हो गए, उन पर इनको काम किया जाएगा। मेगास्थनीज जैसा एक राजदूत जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के ज़माने में भारत आया था, उसने अपनी किताब इंडिका में भी कहा कि सब भारतीय लोग वो जो मलमल का जिसे मसलिन कहा जाता है, मसलिन एक कपड़े का प्रकार होता है, मुलायम कपड़ा होता है, मसलिन एक मुलायम कपड़ा होता है जिसे मलमल कहा जाता है, ठीक है, बड़ा सॉफ्ट कपड़ा होता है। तो मसलिन बच्चों मैं बीच-बीच में थोड़ा चूँकि आँखें मेरी जो है ना वो पानी से भर जा रही हैं, जिस वजह से मुझे बीच-बीच में हाँ, मुझे बीच-बीच में रुमाल का प्रयोग करना पड़ रहा है। तो हो सकता हो आप लोगों को थोड़ा परेशानी हो रही हो, तो ठीक है, तो म मतलब क्या कहूँ भाई परेशानी तो है ही है, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है? पलायन का मतलब होता है बेटा माइग्रेशन, पलायन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। हाँ, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, ठीक है ना? उसे पलायन कहते हैं, ठीक है? हाँ बेटा वो आई फ्लू हो गया है ना और साथ ही साथ थोड़ा-सा मैं देख रहा हूँ मुझे फीवरिश भी फ़ील हो रहा है, मतलब बुखार जैसा भी लग रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं, जब तक मैं पूरी तरह गिर नहीं जाऊँगा, तब तक मैं आप लोगों की क्लास लूँगा। जब मुझे लगेगा कि यार अब मुश्किल हो रहा है, अब नहीं ले पाऊँगा, तो मैं क्लास आप लोगों को छोड़ दूँगा, ठीक है ना? इतनी परमिशन आप मुझे दे दीजिएगा। तो मलमल के कपड़ों पर अगर आप देखेंगे ठीक है, मलमल के कपड़ों पर अगर आप देखेंगे तो इसका प्रयोग किया जा रहा है। सजावट और शुरुआत दौर में ये एक आपके रॉयल्टी को लेकर दिखाई पड़ेगा, है ना? रॉयल्टी को लेकर दिखाई पड़ेगा। हाँ, ठीक, दिखाया बेटा सारिका डॉक्टर को भी दिखाया, दवा भी ले आए, आई ड्रॉप भी आ गया है। आप लोगों ने बोला आप में से कुछ बच्चों ने कहा कि वो बर्फ से सिकाई भी कर लीजिए पिछली क्लास में, तो मैंने वो भी किया है। लेकिन अब ये सब चीज़ें इतनी जल्दी तो ठीक नहीं होंगी बेटा। हाँ, ठीक है? अब थोड़ा समय तो लगेगा ही लगेगा। चलो हम लोग कोशिश करेंगे जब तक हम लोग पढ़ सकते हैं। अब आप यहाँ पर एक चित्र और देख रहे होंगे बिल्कुल व्हाइट कलर का आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है? चिकन का काम है। अब देखो चिकन का जब काम किया जाता है मैं आपको एक बार दोबारा से पुराना वाला चित्र दिखाता हूँ। ये देख रहे हो आप लकड़ी का बेटा फ्रेम बना है। लकड़ी के इस फ्रेम में आप देखोगे तो एक पूरा गोल फ्रेम होता है जो नीचे की ओर होगा और उसके ऊपर आप देखेंगे तो एक आपको बड़ा ऊपर वाला फ्रेम होगा जिसपे आप ये देख रहे हो कुछ वो रिंच-विंच मतलब होता नहीं वो बोल्ट वगैरह लगा दिया गया है जिसमें कपड़े को फँसा करके टाइट कर दिया जाएगा। अब इसके ऊपर पहले पेंसिल से जिसे चॉक कहा जाता है, एक आप लोग ने देखा होगा तो टेलर मास्टर लोग एक चॉक का प्रयोग करते हैं
ठीक है, चौक का प्रयोग करते हैं तो उससे वो निशान मतलब उस पर वो ड्रॉ कर लेते हैं कि हमें कौन सी डिजाइन बनानी है। फिर उसी के ऊपर धागों को आगे चलकर उसी धागे को उस पर सिलाई का मतलब उस पर एम्ब्रॉयडरी का काम कर दिया जाएगा। आमतौर पर आप देखोगे तो चूंकि इस आर्ट को मुगल काल के दौरान मुगल एज में आगे बढ़ने का मौका मिला तो मुगल एज यानी मुस्लिम एज का मतलब हो जाएगा तो आपको दिखाई पड़ेगा जो फूल पत्तियां यानी एक प्रकार का ज्योमेट्रिकल शेप फूल पत्ती इन सबको बनाया जाएगा। ठीक है, तो उनके अलग अलग ब्लॉक्स बना लिए जाएंगे, उनके ऊपर डिजाइन बना लिया जाएगा और फिर उसको पूरी तरह से धागे से बना करके फिर उस कपड़े को धुल दिया जाएगा, कायदे से धुला जाएगा ताकि वो जो पेंसिल और चौक का निशान लग गया था डिजाइन बनाने के लिए उसे हटा दिया जाए। फिर इसके बाद उसको बढ़िया प्रेस व्रेस करके मार्केट में बढ़िया उतार दिया जाएगा। और फिर अब अगर अगर आप चिकन का कपड़ा लेने जाइए तो हमेशा आप इस बात का कोशिश करिएगा कि चिकन का कपड़ा जब भी लीजिए तो जो बेच रहा होगा उससे कहिएगा भैया कितने गांठ वाला चिकन है ये, मतलब कितनी गांठ लगी है। मैं आपको 99% आपको दावे के साथ बता रहा हूं, जो भी व्यक्ति जो भी सेल्समैन या सेल्स गर्ल जो भी बेच रहा होगा वो आपको ये नहीं बता पाएगा कि कितने गांठ का है। सबसे हाँ ठीक है, क्या होता है चिकन बेटा कढ़ाई है, चिकन इज अ कढ़ाई। आप देखो बेटा गौतम चित्र में देखो तो एक प्रकार का एम्ब्रॉयडरी वर्क है जिसका नाम चिकन रखा गया है। अब वो चिकन मत समझिएगा जिसका वो तंदूर में डाल करके जिसका टांग खींचकर खाया जाता है, ये वो चिकन नहीं है। ये पहना जाने वाला चिकन है, कपड़ों पर कढ़ाई का एक तरीका कहलाता है जिसे चिकनकारी कहा जाता है। ठीक है ना, तो चिकनकारी में मैं आपको बता दूं, हाँ अच्छा मैं भी नहीं खाता, हम भी तुम्हारी तरह भाई शाकाहारी टाइप के आदमी है। हाँ नहीं हमारा तो पूरे साल भर बेटा चलता है, हमारा तो पूरे साल चलता है, सावन का महीना हमारा पूरा साल चलता है। शाकाहारी वाले आदमी घास फूस जिसे कहा जाता है ना, घास फूस वाले आदमी। तो शुरुआत दौर में जो चिकनकारी का काम चला था वो सफेद कपड़े पर चला था। शाहाना बेटा तुम्हारा कमेंट मुझे देख रहा है, तो ठीक है मुझे दिख रहा है बेटा। आपने बोला था कि आपके घर में बनता, बिल्कुल बनता है। मैं अभी कहाँ कर रहा हूँ, मेरे घर में बिल्कुल बनता है। अभी ज्यादा दूर नहीं, संडे को सैटरडे को ही बना था। जब मेरे छोटे भाई आते हैं, मेरे छोटे भाई वो खाते हैं, ठीक है तो वो खाते हैं। इवन आप नहीं मानोगे आदर्श, मैं खाता नहीं हूँ लेकिन मैं बना भी देता हूँ क्योंकि मेरे बच्चे खाते हैं तो मैं बना भी देता हूँ। बस खाते नहीं, हम मियां बीवी मतलब आपकी गुरु माता और मैं हम दोनों लोग शाकाहारी वाले आदमी हैं, दाल चावल रोटी सब्जी के तौर वाले आदमी। ठीक है, इवन मैं बना भी देता हूँ, बच्चों को खिला भी देता हूँ, ऐसी बात नहीं है। हाँ बिल्कुल बेटा और बेटी दोनों खाते हैं। ठीक है, तो अभी फ्राइडे को ही बना था, मेरे छोटे भाई आए थे तो उन्होंने बनाया था। हम लोग अपना दाल चावल वाले आदमी थे, रोटी सब्जी वाले आदमी थे। एक अपना अलग ग्रुप जो कि नॉन वेज है, एक अपना ग्रुप जो कि वेजिटेरियन वाला है। दोनों अपना अपना खाना बनाते हैं, किचन अलग अलग है। हाँ जो नॉर्मल किचन है उसमें नहीं बनता है। चलो वापस आ जाए तो चिकनकारी का जो काम होगा वो आप देखोगे तो सफेद रंग का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, सफेद रंग का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, वो समय के साथ आप देखोगे तो उसमें अलग अलग कपड़े और अलग अलग रंग आते चले जाएंगे। जहां शुरुआत में सूती धागा और सूती कपड़े पर होता था, अब तो कई सारे कपड़े हैं, है ना, वो सिंथेटिक कपड़ा है, वो ऑर्गेन्जा है, वो अब तो सिल्क पर भी किया जाने लगा है ये चिकनकारी वाला काम, और सूती कपड़े पर तो होता ही होता है। चलो भाई, इसी तरह से एक और जिसे हम लोग कांथा कहते हैं, कांथा ये कढ़ाई का काम आपका बंगाल और उड़ीसा में है, बड़ा प्रचलित है। और कांथा की अगर बात करें तो ये अपनी सादगी के लिए, सामान्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है। अब देखो कांथा का मतलब ही होता है बेटा एक प्रकार का गांठ लगाना। कांथा का मतलब ही होता है एक प्रकार का गांठ लगाना, बिल्कुल सही। ठीक है, हाँ कांथा या कांथा दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके अलग अलग मलमल की धोती साड़ियों पर किनारे की ओर व्हाइट कलर के जो टागे टाके लगाए। जीआई टैग का मतलब होता है बेटा इन लोगों को, जीआई का फुल फॉर्म बताओ जरा, मैं भूल रहा हूं बेटा, जीआई का फुल फॉर्म बताओ। जो कुछ विशिष्टता मतलब कुछ स्पेशलाइजेशन मिल जाता है ना तो उसको जियोमेट्रिकल आइडेंटिटी, मेरे ख्याल से जियोमेट्रिकल आइडेंटिटी कहा जाएगा, सॉरी जियोग्राफिकल आइडेंटिटी। हाँ ठीक है, जियोग्राफिकल आइडेंटिटी के तौर पर ये पहचान है वहां की। तो कांथा ये आपका एम्ब्रॉयडरी की बात करें तो ये आपका बन जाता है बंगाल और उड़ीसा को लेकर। हाँ ठीक है ना, तो पहचान बन जाती है उसके उसके जियोग्राफिकल तौर पर। और इसमें आप देखेंगे तो साड़ी के किनारे पर शुरुआत दौर में, बिल्कुल सही कहा, शुरुआत दौर में ये साड़ी पर शुरू हुआ, समय के साथ धीरे धीरे करके साड़ी के अलावा ये और चीजों पर भी आता चला जाएगा। इसी तरह से अगर देखा जाए तो एक खास बात आप देखेंगे कांथा शैली की एक खास बात है और वो ये कि जो पुराने कपड़े होते हैं ना, पुराने कपड़े जो खराब हो रहे होते हैं उनके धागे को निकाल लिया जाएगा। और ये भारत के लोगों की अपनी एक खास बात है कि वो अपने सामान को खराब नहीं होने देती। ठीक है, तो पुराने कपड़े का धागा निकाल लेंगे और नए कपड़े में उस अलग अलग रंग बिरंगे धागे का प्रयोग करेंगे किनारे में टाका लगाने में, इसको सजावट के लिए। वैसे भी भारतीयों की खास बात है, बनियान भी अगर फटने लगती है तो उसका पोछा बनाकर, जब तक वो मतलब काम के यूज हो जाए किसी भी तरह, चाहे इंसान पहने चाहे उसका पोछा लगाए, जब तक वो काम करता है तब तक उसका पूरा यूटिलाइजेशन किया जाता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बेटा ये एक बड़ा चादर कह लो या बड़ा रजाई का कवर कह लो जिस पर ये एम्ब्रॉयडरी वाला जिसे कांथा कहा जाता है वो किया जा रहा है, जिसमें फूल पक्षी और रोजमर्रा की जिंदगियों को जो कि हमारे डेली एक्टिविटीज के जो होते हैं उनको यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी के इस तरह की चीजों को दिखाया जाता है। ठीक है, शैलेश बेटा देख लिया। हाँ अरे वाह क्या बात है भाई, ऊपर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है चलो भाई, बिल्कुल जीआई से पता पता चल जाता है कि ये कहाँ का है। चलो अब हम लोग वापस आ जाते हैं। तो जो आपका नक्काशी कांथा है जो कि रजाइयों पर, चादर पर, कपड़े पर, पर्दे पर, अलग अलग जगहों पर आपको दिखाई पड़ेगा, किस प्रकार का एम्ब्रॉयडरी वर्क आपको दिखाई पड़ेगा। जो देखिए ये अगर मैं बात करूं तो देखिए ये कई सारी महिलाएं हैं जो कि एक बड़े से संभवतः रजाई का खोल है जिसके ऊपर ये काम किया जा रहा है। ठीक है ना, हिमाचल की अगर बात करें तो वहां पर जो एम्ब्रॉयडरी वर्क होता है जिसे चंबा रुमाल कहते हैं, ये चित्र आप देख पा रहे होंगे जो कि चंबा रुमाल का है। और गौर करिए अगर मैं पहाड़ी चित्रकला, आपको याद होगा जब हम लोग माउंटेन हिली एरिया की चित्रकला की बात कर रहे थे तो उसमें आपको ऐसा ही, हाँ, ऐसा ही आपको चित्र दिखाई पड़ेगा, है कि नहीं? आपको याद हो रहा होगा जब हम लोग हिली एरिया के चित्रकला की बात कर रहे थे तो हिमाचल प्रदेश, हाँ, बसोली वाला बिल्कुल सही कहा। तो हिमाचल प्रदेश इसी बसोली चित्रकला के अंतर्गत आता है। तो वहाँ पर भी आप देखेंगे तो कपड़े साफ सी मतलब होता नहीं बिल्कुल प्लेन कपड़े के ऊपर ये अलग-अलग प्रकार के कढ़ाई का काम एम्ब्रॉयडरी वर्क किया जाएगा। अब बड़े पुराने ज़माने से चलता चला रहा है। अलग-अलग प्रकार के रंग के धागों का प्रयोग करते हुए इस प्रकार की कढ़ाई को आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक? चंबा रुमाल कढ़ाई अगर बात करें तो देखो नाम से पता चल रहा है रुमाल। सबसे पहले छोटे कपड़े पर जिसे रुमाल कहा जाता है उस पर शुरू हुआ। फिर धीरे-धीरे करके ये साड़ी पर, चादर पर, है ना, देवी-देवताओं के लिए जो अलग-अलग प्रकार के सामान नहीं बनते, उनके लिए पर्दा वगैरह जो बनता है उसकी अगर बात करें तो धीरे-धीरे करके ये शैली बढ़ती चली गई और कई सारे कपड़ों पर किया जाने लगा। चंबा रुमाल दो प्रकार का, एक आपका पहाड़ी चित्रकला शैली जैसा कि भी आपने बताया जिसे बसोली कहा जाता है। दूसरा जिसे हम लोग लोक कला शैली के तौर पर जानते हैं जिसका प्रयोग महिलाएं अपने डिजाइन का उपयोग करते हैं अपने कपड़ों के ऊपर, खासकर जैसे वो अपने ब्लाउज को बनाना है, रुमाल को बनाना है, तो उस पर इस प्रकार के काम करते हैं। और अब तो ये एक आमदनी का साधन हो गया है, अब तो ये एक आमदनी का साधन हो गया है, मतलब आजीविका का एक हिस्सा बन चुका है। जब इसकी शुरुआत हुई थी ना बच्चों, तब इसकी शुरुआत की अगर बात करें तो कढ़ाई की जो शुरुआत हुई ये आजीविका के साधन पर नहीं हुई थी। ये तो होता नहीं अपने अपने शौक के तौर पर जागा, हाँ, अपने अपने शौक के ऊपर जागा। ठीक है,
और धीरे-धीरे करके फैलता चला गया है। इसी तरह से आपका पंजाब में है जिसे फुलकारी कहा जाता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मैंने एक साड़ी कह लीजिए या दुपट्टा कह लीजिए जो भी आपको लगे, तो उसके ऊपर इस प्रकार का जो कढ़ाई वाला काम है आपको दिखाई पड़ेगा। इसमें एक और देखेंगे ना तो एक और कढ़ाई जब भी होती है तो उसके दूसरी तरफ हाँ, ठीक है। जीआई टैग से सम्मानित इसलिए क्योंकि भाई किसी को भी अगर इस तरह का ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन मिलता है तो भाई वो एक प्रकार से उस कला का सम्मान ही तो हुआ बेटा। आप कहोगे कि भाई पंजाब का फुलकारी, अब आपको याद रहेगा पंजाब में क्या बोला जाएगा इसको हैंडीक्राफ्ट सॉरी एम्ब्रॉयडरी, तो एक प्रकार का जीआई टैग हो जाएगा तो इसलिए लिखा हुआ है। ठीक है ना? वो एक प्रकार का सम्मान ही तो है उस कला को लेकर। चलो भाई, तो आप देखेंगे ये कपड़ों पर अलग-अलग प्रकार का दुपट्टा हो गया, साड़ी हो गया, वो सलवार सूट हो गया, उस पर भी इस प्रकार के काम किए जाते हैं। और जिनके ऊपर वो जो धागे होते हैं ना, धागे वाले कपड़े, धागा होता है, उन धागों से इसके ऊपर अलग-अलग रंग के धागों का प्रयोग करके एम्ब्रॉयडरी वर्क को पूरा किया जाता है। जरदोज़ी, जरदोज़ी की बात करें तो जरदोज़ी वैसे तो अगर बात किया जाए तो पूरे भारत में फैला हुआ है, लेकिन आम तौर पर कुछ खास जगह हैं जहाँ पर इसको लेकर ज़्यादा काम होता है। हाँ, बिल्कुल, खास जगह है जहाँ पर देखा जाए। वैसे तो जरदोज़ी ये फ़ारसी कला है, ये पर्शिया से भारत में आया था और इसमें आप देखोगे कपड़े पर सोने और चांदी के पतले-पतले धागों का प्रयोग किया जाएगा। हाँ, बिल्कुल और पतले-पतले धागों का प्रयोग करके उसमें आप देखिएगा तो उसमें तांबे का भी प्रयोग किया जाएगा, तांबे से उसको गाँठ लगाया जाएगा। सोने और चांदी को टाइट करने के लिए तांबे का गाँठ लगाया जाएगा। बड़ा पतला होता है और आम तौर पर ये आप कह सकते हो राजा-महाराजा जो बड़े-बड़े पैसे वाले लोग हैं वही कर पाएँगे। नहीं तो पता चला अगर आधा किलो भी सोना लग गया हाँ, बिल्कुल, आधा किलो भी सोना लग गया तो आप सोचो इसकी कीमत लाखों में पहुँच जाने वाली है। तो इसकी कीमत अपने आप लाखों में पहुँच जाने वाली है। तो जरदोज़ी का काम जिसमें सोने और चांदी के धागों का प्रयोग किया जाएगा और नहीं बेटा शेरवानी में भी होता है, लहंगे में भी होता है, अलग-अलग कपड़ों में होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। हाँ, बिल्कुल, मारवाड़ी तो बड़ा बड़े पैसे वाले लोग हैं, मारवाड़ी तो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, तो उनका तो होगा, साड़ी में भी आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है? तो अब आप देखेंगे तो इस प्रकार से सोने और चांदी के मतलब कढ़ाई का प्रयोग किया जाएगा। अमूमन ये आम लोगों के औकात के बाहर का कपड़ा है, ये थोड़े जो प्रॉस्पेरस पैसे वाले जो पुराने रईस खानदान वाले जो लोग हैं, ये उनके लिए है। हाँ, मैं मारवाड़ी नहीं हूँ बेटा, नो, 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 आई एम नॉट मारवाड़ी। हाँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। राजस्थान का पैबंदकारी, पैबंदकारी जिसे पैच वर्क कहा जाता है। तो राजस्थान में अगर आप देखो राजस्थानी कपड़ों को गौर से देखिएगा, जो थोड़े से मतलब वो घाघरा-वगैरह टाइप का इस प्रकार के देखेंगे तो उसमें या बैग वगैरह देखिएगा तो उसमें इस तरह का हाँ, मैं तो बेटा उत्तर प्रदेश से हूँ, उत्तर प्रदेश, ठीक है, बनारस, उत्तर प्रदेश में जगह पड़ती है बनारस, वहाँ से। तो राजस्थानी पैबंदकारी जो मूल है, ये आपका ये कपड़े के छोटे-छोटे टुकड़े हैं, जो कि एक मुख्य कपड़े पर लगा दिए जाते हैं। सुंदरता का प्रतीक के तौर पर हो जाता है, ठीक है? और इसमें कई अलग-अलग आपका ट्रायंगुलर शेप दिखाई पड़ेगा, रेक्टेंगुलर शेप दिखाई पड़ेगा। हाँ, इस अलग-अलग तरह से आपको दिखाई पड़ेगा। आम तौर पर जो बंजारे होते हैं ना आमतौर पर जो बंजारे होते हैं, उनके द्वारा इस प्रकार के कपड़ों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है? कशीदाकारी, कशीदाकारी कश्मीर की कढ़ाई की कला है और इसे हाँ, ठीक है? इसकी अगर बात करें तो इसे फ़ारस फ़ारस के साथ आप देखोगे मुगलों के द्वारा इस कला को संरक्षण दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो सूफ़ी संत है ना, उन्होंने इस कला कौशल को कश्मीर तक पहुँचाने का काम किया। कश्मीर में आप देखोगे आपको ढेर सारा बिल्कुल बेटा, यस, यस, यस। ठीक है? बिल्कुल बेटा पूछा जाता है, ठीक है ना? ख़ासकर ये आपको प्री में भी और मेंस में भी दोनों में पूछ लिया जाता है। ठीक? प्री में आएगा तो ये कशीदाकारी और सामने लिस्ट 1 लिस्ट 2 करके आएगा, आपसे कहेगा मैच कराने को मैच कराइए। ठीक है ना? चलो भाई, देखो ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो मैं आपको पढ़ाऊँगा जो आपके एग्ज़ाम में ना आता हो। कम और ज़्यादा ये एक अलग बात हो सकती है कि बहुत कम आया, है ना? सर 3 साल में 1 बार आया, ये हो सकता है, लेकिन आएगा ज़रूर, आता ज़रूर है, पूछता ज़रूर है। तो मैं आपको यहाँ पर ऐसा कोई भी चीज़ नहीं पढ़ाऊँगा जिससे आपको लगे कि यार ये एग्ज़ाम में तो पूछा नहीं जाता है। ठीक है? चलो भाई, तो ये एक प्रकार का आप देखेंगे कढ़ाई का काम होता है। क्योंकि देखो कश्मीर में कढ़ाई के काम आपको ज़्यादा मिलेंगे, उसका कारण ये कि कश्मीर की मिट्टी आम तौर पर खेती लायक उतनी अच्छी है नहीं। इसलिए हाँ, खेती लायक अच्छी नहीं है, तो खेती लायक अच्छी नहीं है तो फिर वहाँ पर भाई जीवन जीने के लिए कोई ना कोई तो तरीका अपनाया जाएगा। तो वहाँ के जो ऊनी कपड़े हैं या जो सामान्य जीवन में पहना जाने वाला कपड़ा होता है, उसमें इस प्रकार की कढ़ाई का काम किया जाता है। ठीक है? चलो भाई। कशीदाकारी की खास बात करें तो ये कश्मीरी चाय के बर्तन के तौर पर इसको एक नाम दिया गया है, जिसको सरल टाँके के माध्यम से बनाया जाएगा। रेशम और ऊन पर बनाया जाता है। ऊनी कपड़े जो आगे चलकर वो एक बर्तन नहीं होता तांबे वो उसका जिसमें चाय रखी होगी तो उसको लपेट दिया जाएगा। किदवंती मतलब होता है बेटा जिसे कहते नहीं है किदवंती का मतलब सुनी-सुनाई बातें। किदवंती का मतलब पुराने ज़माने की सुनी-सुनाई बातें, उनको कहा जाता है। ठीक है ना? चलो भाई। इसी तरह से देखेंगे टोडा, कहावत बिल्कुल सही कहावत। टोडा, टोडा ये आपका तमिलनाडु का एम्ब्रॉयडरी वर्क है। टोडा बेसिकली एक समुदाय है, जो कि तमिलनाडु के नीलगिरी जो नीलगिरी माउंटेन नहीं है तमिलनाडु में, उसपे आपको दिखाई पड़ेगी। तो वहाँ की महिलाओं के द्वारा इसको शुरुआत किया गया, जो कि उनकी आजीविका के तौर पर आपको दिखाई पड़ेगा। शुरुआत हुआ तो ये शॉल के साथ शुरुआत हुआ। निश्चित तौर पर पहाड़ी क्षेत्र में जब इस तरह के वर्क शुरू होंगे तो वो इन्हीं सारी चीज़ों के साथ शुरू होते हैं। तो शुरू हुआ ये शॉल के साथ, लेकिन धीरे-धीरे करके जब इसकी डिमांड बढ़ गई, तो हैंडबैग, चादर, साड़ी इन सब का प्रयोग किया गया। टोडा समुदाय भैंस बफेलो जिसे हम लोग बफेलो कहते हैं ना भैंस को, बफेलो को अपने देवता के रूप में जानते हैं। इसीलिए वो आम तौर पर अपनी इस चित्रकला में काले रंग का प्रयोग करते हैं और साथ ही साथ वो आवश्यकता के अनुसार हाँ, ठीक है, आवश्यकता के अनुसार जो है चाँद, सूरज, सितारों को मिलाकर मतलब उसका चित्र बनाते हैं। ठीक है? चलो भाई। आरी की अगर बात करें तो आरी कश्मीर की कला के तौर पर होता है। इसे एक प्रकार का क्रेवल वर्क मतलब एक प्रकार से जिसमें होता नहीं है, वो एक बड़ा-सा सुई होता है जिसको कपड़े के अंदर डाल दिया जाता है। एक ओर उसको धागा फँसाकर ऊपर खींचेंगे फिर उसे बनाएँ, उसे क्रेवल वर्क कहा जाता है। ठीक है? वैसे चित्र में साफ नहीं दिख पा रहा होगा, लेकिन अगर आप ये देखिए तो ये लेडीज़ के हाथ में आपको एक बड़ा हुक दिखाई पड़ रहा होगा। हाँ, बिल्कुल सही। तो उस ढंग से काम इस लंबे हुक में धागा फँसाते हुए अब ये अलग-अलग शॉल पर या आपके जो ऊनी कपड़े से रजाई-वजाई का खोल हो गया, उनके ऊपर आप देखेंगे तो इस प्रकार के कढ़ाई के काम किया जाता है। बेटा ये जिसे क्रोशिया कहा जाएगा, बिल्कुल सही कहा। ठीक है? तो ये आरी की कला है जो कि कश्मीर में आपको दिखाई पड़ेगी। कुक अलग-अलग हाँ, कुकस बोलते हैं, कई जगह पर कुरेशिया बोलते हैं, इंग्लिश में क्रेवल वर्क बोला जाता है। मिरर वर्क की अगर बात करें, तो मिरर वर्क ये आपका गुजरात और राजस्थान के कपड़ों में आपको दिखाई पड़ेगा। जिसमें आप देखोगे तो कपड़ा जिसके ऊपर अलग-अलग प्रकार का डिज़ाइन और उनमें बीच-बीच में शीशा लगा दिया जाएगा। अभी देखिए, आने वाले समय में वो आपका दीपावली और दशहरा आने वाला है। तो आप देखोगे जो डांडिया वगैरह मतलब होता नहीं है, डांडिया वगैरह करते हैं, तो उसमें आप देखिएगा तो गुजराती और राजस्थानी लोग जो ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हैं, उसमें आप देखोगे तो आपको मिरर वर्क दिखाई पड़ेगा। उसमें अगर आप देखेंगे, तो आपको उसमें मिरर वर्क दिखाई पड़ेगा। बहुत पुराने ज़माने से चलता चला आ रहा है। बिल्कुल मथुरा मथुरा वगैरह तो सटा हुआ इलाका है ना, मथुरा, आगरा ये सब तो सटा है आपके राजस्थान और के इलाके से। इसलिए वहाँ पर आप देखिएगा तो इस प्रकार का वृंदावन वगैरह देखेंगे, वहाँ पर भी आपको दिखाई पड़ेगा। तो इस प्रकार से इसको बनाया गया। मुगल काल के दौरान इस कला को आगे बढ़ाया गया और बड़े तौर पर ले जाया गया।
शुरुआत हुई वो जो घाघरा नहीं पहना जाता है नीचे वो जिसे हम लोग लहंगा कह सकते हैं, शुरुआत वहाँ से हुई और फिर धीरे-धीरे करके ये कला पसंद किया जाने लगा तो हैंड बैग टोपी दुपट्टा वगैरह उनमें भी आप देखोगे, घर में पर्दे वगैरह भी आप देखोगे तो कई जगहों पर कई घरों में पर्दा भी आप देखोगे तो शीशे के काम वाला लगाया जाता है और जब इस पर रोशनी पड़ती है तो इसका एक अलग प्रकार का चमक निकलता है, ठीक है? अभी देखिए मैंने आपसे कहा ना नवरात्रि वाला मौसम आएगा अभी अक्टूबर के महीने में, तो आप देखेंगे गुजरात और राजस्थान के लोग अपना जो है हाँ, वो इस प्रकार के कपड़े पहनकर वो डांडिया खेलेंगे। हाँ, वो ढोरी थारू ढोल बाजे, डम डम ढोल बाजे करके गाना गाते हुए अपना खेलेंगे, ठीक है ना? चलो भाई, इसी तरह से अगर हम लोग बात करें हैंडीक्राफ्ट को लेकर, तो हैंडीक्राफ्ट यानी कि एक प्रकार का हस्तशिल्प की कला है जिसमें मिट्टी, पत्थर, कागज़ इन प्रकार से बनाए मेटल वर्क भी आपको दिखाई पड़ेगा। तो इनमें कई सारी चीज़ें आपको बनाई जाएँगी और जिनको अलग-अलग तौर पर आम तौर पर जो आपको ये हैंडीक्राफ्ट दिखाई पड़ेगा तो आम तौर पर ये सजावट के काम में, यानी लोग सजावट के तौर पर इसका प्रयोग करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। ठीक है? अब इसी हस्तकला की अगर बात करें और ये रोज़गार की अगर बात करें तो भाई देखो रोज़गार में भी कहीं न कहीं आप कुछ बनाओगे, लोगों को दोगे। बच्चों बस 1 मिनट थोड़ा-सा। आप लोगों को वो चीज़ बेचोगे तो निश्चित तौर पर आपको उससे पैसा मिलेगा। अच्छा, बहुत बढ़िया रीता, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो भाई, तो ये आपके इकोनॉमी में भी आपके जीविका के लाइवलीहुड के तौर पर आ जाएगा। इसी हस्तशिल्प की अगर बात करें तो पश्मीना शॉल, जो कश्मीर में बनाया जाता है और इसकी खास बात सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं पश्मीना शॉल के बारे में। बड़ा सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, एक विशेष प्रकार का पश्मीना नाम का ये आपको दिख रहा होगा, ये एक प्रकार का बकरी या भेड़ कह लो, एक प्रकार का बकरी होता है, भेड़ हाँ, कुछ भी कह लो आप, बकरी या भेड़ कुछ भी कह लो, जिसके बाल होते हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं मिल पाता है। तो इसके बालों को निकाल करके तो इसकी कई सारी प्रक्रियाएँ जैसे कॉम्बिंग, आपका स्पिनिंग और वीविंग, फिनिशिंग ऐसे काम करते हुए हाँ, बिल्कुल, इस तरह से अगर देखा जाए तो इसके कपड़े तैयार किए जाते हैं। आम तौर पर पश्मीना के शॉल बनते हैं। हाँ, पश्मीना के शॉल होते हैं, ठीक है ना? बड़े मुलायम होते हैं, कहा तो ये जाता है मेरे पास तो नहीं, मैं नहीं जानता। लेकिन ऐसा कहते हैं जो आपका ओरिजिनल पश्मीना होता है, वो इतना सॉफ्ट होता है कि हाथ में पहनने वाला जो आपका अंगूठी होता है, उससे उसको निकाला जा सकता है, इतना सॉफ्ट होता है। मेरे पास नहीं है तो मैंने भी सुनी-सुनाई बात आप लोगों को बता दिया है, ठीक है? चलो भाई। अच्छा, ओहो! क्या बात है यार, ये बहुत बढ़िया। तो बहुत सॉफ्ट होता है और गरम भी रखता है। कहते हैं गरम भी महँगा भी होगा बेटा, निश्चित तौर पर महँगा होगा। हाँ, ठीक है, निश्चित तौर पर महँगा ही होगा बेटा, सस्ता तो नहीं होगा। अगर सस्ता होता तो सब लोग नहीं पहन रहे होते। सब हाँ, सबके भाई बड़ा मुश्किल होता है। ठीक, चलो खैर। तो इस तरह से इसको बनाया जाता है, इसको अच्छी सी कीमत भी अच्छी लगती है। ठीक है? हाँ, बिल्कुल सही। चलो भाई, इसी तरह से मूंगा सिल्क की अगर बात करें हाँ, मूंगा सिल्क की बात करें, मूंगा सिल्क ये आपका असम का एक रॉयल आप रॉयल कह सकते हो, एक प्रकार का कपड़ा होता नहीं है वो धागा होता है जिससे इसको बनाया जाता है। जिस कलर में आप देख रहे हो चित्र में, ये मूंगा सिल्क का ओरिजिनल कलर है। मूंगा सिल्क आप कभी अगर आपको ओरिजिनल मूंगा सिल्क लेना होगा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, वो आपको हल्के येलोइश कलर में मिलेगा, ठीक है? उसके अलावा जो आपको दूसरे कलर मिल जाएँगे हरा, नीला, पीला पीला नहीं, हरा, नीला, लाल, सफेद, वो आपके ओरिजिनल मूंगा सिल्क नहीं है। वो आपके ओरिजिनल मूंगा सिल्क नहीं है, क्योंकि जो ओरिजिनल मूंगा सिल्क होता है, उसका नेचुरल कलर ही ये आपका येलोइश होता है। हाँ, ये आपका येलोइश कलर का होता है। ठीक है ना? इस प्रकार का हाँ, इस प्रकार का कपड़ा खरीदने की मेरी औकात थी तो मेरे मेरे पास मतलब आपकी गुरु माता के पास एक सूट है जो कि मूंगा सिल्क का है और जहाँ तक मैं याद करता हूँ कुछ 8,500-9,000 के आस-पास का था वो सूट जो जिसका कपड़ा लिया गया था। तो उसने मुझे मूंगा दिखाना शुरू कर दिया। हाँ, बिल्कुल ये असम में होता है। मूंगा सिल्क दिखाना, ये लाल रंग, ये सफेद रंग। हमने कहा भाई, ये मूंगा सिल्क कब से लाल और सफेद में आने लगा? कैसे क्या बात करते हैं? बहुत पहले से आ रहा है। हमने कहा भाई ओरिजिनली जो मूंगा सिल्क होता है, वो येलोइश कलर का होता है ना? हाँ, वो हल्का-सा नेचुरल आपका गोल्डन येलो कलर का होता है। ये सफेद, नीला और ये तमाम प्रकार के जो आप दिखा रहे हो जिसे आप मूंगा सिल्क कह रहे हो, ये तो मूंगा सिल्क नहीं है। अच्छा मैं जहाँ पर जिस जगह पर ले रहा था उसके बगल में उस दुकान के जो ओनर थे, वो भी ग्राहक बनकर खड़े हो गए थे जिधर ग्राहक खड़े होते हैं, उधर खड़े होके वो देख रहे होंगे अपना कि बेचने-वेचने का तरीका क्या है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा भाई साहब आपने, आपको बिल्कुल ओरिजिनलिटी की पहचान है। तो मैंने कहा भाई साहब मतलब आप टेस्ट कर रहे थे क्या मेरा? मेरी जानकारी, मेरे ज्ञान का टेस्ट कर रहे थे क्या? हाँ, बिल्कुल। तो उन्होंने कहा नहीं-नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस खड़ा था, चूँकि आपकी बातें सुनी, बड़ा अच्छा लगा, भाई आप इतने नॉलेजेबल आदमी हैं, जिनको पता है, तो वो उस सेल्समैन को इशारा कर दिया तुम निकल लो यहाँ से। तो वो सेल्समैन चला गया। फिर वो मालिक महोदय खुद ही आ गए। अब चूँकि वो समझ गए थे कि इस आदमी को मूंगा सिल्क के बारे में जानकारी तो है, तो उन्होंने फिर येलोइश कलर का दिखाया, कहा देखिए ये है ओरिजिनल मूंगा। अब हम लोग आपको कई कलर इसलिए दिखाते हैं, क्यों? क्योंकि भाई कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको येलोइश कलर नहीं पसंद है, वो कहते हैं साहब रेड में दिखाओ, वो कहते हैं व्हाइट में दिखाओ, तो क्या करें साहब? अब दुकान है तो बेचना तो वही है। तो हमने कहा ये बात अलग है, लेकिन तो हमने कहा आप एक काम करिए चुप हो जाइए और भी ग्राहक है सुन लेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। अब आप इसको रहने दीजिए, अब जो ओरिजिनल है वही दिखा दीजिए, उसी को दे दीजिए। तो एक येलोइश कलर का बहुत सुंदर लगता है, देखने में बड़ा सुंदर लगता है। कभी आप लोग मौका लगेगा तो इसका यूज़ करिएगा। बहुत सुंदर कपड़ा होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, बिल्कुल सॉफ्ट कपड़ा होता है। ठीक है ना? हाँ, मूंगा नाम ही पड़ गया इसको लेकर क्योंकि ये असमी में मूंगा शब्द का मतलब ही होता है पीलापन। ठीक है? इसी तरह से अगर देखा जाए तो बैम्बू हैंडीक्राफ्ट, ये आपको भारत में खासकर उधर नॉर्थ ईस्ट असम-वसम के इलाके में, अगर उत्तर प्रदेश की ओर आइएगा तो आपको उत्तर प्रदेश में जो बरेली वाला इलाका दिखाई पड़ेगा, क्योंकि बरेली भी आपका ये एक तरीके से देखा जाए तो लोअर शिवालिक का रेंज आता है ना, हिमालय पर्वत का निचला हिस्सा बन जाता है, तो वहाँ पर भी आपको बाँस की खेती और बाँस से बने हुए कई सारी चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी। तो ये बाँस से बने हुए आप देख रहे हैं ना, ये देखिए कई प्रकार के वो टोकरी, वोकरी कई सारी चीज़ें हैं। हाँ, बिल्कुल। ठीक है? सेरीकल्चर में पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा आपने। ठीक, ये देखो आपको दिखाई पड़ा कई सारे चीज़ें बनी हुई हैं बाँस के पतले-पतले, उसके रेशे निकाल लिए गए हैं। अब ये देखो ये बाँस हार्ड हो गया, नीचे वाला जो आपको दिखाई पड़ रहा होगा हाँ, इसकी अगर बात करें अच्छा, ओहो! चलो इसकी जानकारी मुझे नहीं थी रीता। चलो भाई, तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो देख रहे हैं आप ये हार्ड वाला यानी जो थोड़ा-सा हार्ड हो चुका बैम्बू है, उस पर आप देखिए तो उसके ऊपर भी कलाकारी किया गया। ये सब कुछ सजावट का है। अब इस बाँस वाले टोकरी में आप क्या रख सकते हैं? बहुत ज़्यादा क्या रख पाओगे? हरा मिर्च रख लोगे, धनिया रख लोगे। आम तौर पर ये सजावट में प्रयोग किए जाते हैं। आम तौर पर लोग इसका सजावट में प्रयोग करते हैं। ठीक? हाँ, बिल्कुल सही कहा। तो ये असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश का जो बरेली रीजन लगेगा, उसकी बात करें। इसी तरह से बुदीती घंटी और पीतल की शिल्पकला की बात करें, तो जो बुदीती घंटी या पीतल की जो शिल्पकला है, ये आंध्र प्रदेश का एक जिला पड़ता है जिसे श्रीकाकुलम के तौर पर जाना जाता है। वहाँ का है, जिसमें आप देखोगे तो इसमें आपको पीतल जिसे ब्रॉस कहा जाता है, उसका मिक्स किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर ये एक मेटालिक वर्क आपका यानी मेटल पर किया जाने वाला काम है। आप देख रहे हो एक गमला-वमला टाइप का, ये गमला या वॉश कह लो, इसे वॉश भी कहा जा सकता है। ठीक? साथ ही साथ कुछ और चीज़ें आप देख रहे हो ना, जिनका आप देख रहे हो तो अलग-अलग तरीके से उनका प्रयोग किया जाता है। अमूमन इस प्रकार के कपड़ों, इस प्रकार के बर्तनों का प्रयोग सजावट के तौर पर किया जाता है। ठीक है? वैसे घरेलू कपड़े जैसे आप जग देख रहे हो, तो उसमें पानी पिलाने का काम मतलब पानी वगैरह रखना, लेकिन आम तौर पर इसको सजावट के तौर पर किया जाता है।
पीतल की बात करें यानी ब्रॉस हैंडीक्राफ्ट की अगर बात करें, हाँ बिल्कुल सुराही भी होता है। ब्रॉस की अगर बात करें तो पीतल, ब्रॉस को लेकर आप देखोगे तो राजस्थान में खूब ढेर सारा काम होता है। राजस्थान में इसको लेकर खूब ढेर सारा काम होता है और अमूमन जो पीतल का आपका ब्रॉस हैंडीक्राफ्ट जो आपको राजस्थान का मिलेगा, आप देखिए इनमें जो चीजें आपको दिख रही है ये घर के, हाँ मुरादाबाद में भी होता है, बिल्कुल होता है बेटा, मुरादाबाद में भी होता है, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भी होता है। हाँ बिल्कुल, यस यस, मुरादाबाद में भी है। ठीक है, तो मैं अभी फिलहाल राजस्थानी वाली देखो, आप इसमें गौर करिएगा तो अधिकतर चीजें आपको जो दिख रही है ये मंदिर में आपको दिखाई, आपके घर के मंदिर में छोटा हाथी या छोटे गणेश बाजी दिखाए, या वो जो कछुआ, आजकल तो कछुआ भी रखा जाता है ना मंदिर में, कछुआ रख देते हैं, तो कछुआ वगैरह हो गया, थोड़ा बहुत सजावट के तौर पर भी किया जाता है। अच्छा, राजस्थान के अलावा अगर आप देखोगे तो इसका प्रयोग किया जाएगा मुरादाबाद में, जहां पर आपके पीतल के तमाम अलग अलग प्रकार के बर्तन, वो बड़ा वाला जिसे क्या बोला जाता है, हंडा, हंडा बोला जाता है। अब मैं थोड़ा सा जिस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ ये बनारसी भाषा यानी बनारस के क्षेत्र वाला है, तो उसे हंडा बोला जाता है, बड़ा सा एक आपका बर्तन होता है। इसी तरह से आप जानते होंगे एक और बड़ी सी थाली प्रयोग की जाती है जिसको परात कहा जाता है। ठीक है, खासकर आम जिंदगी में इन बर्तनों का प्रयोग बड़ा कम है। अब इतना बड़ा परात, इतना बड़ा परात, आप उसमें आदमी क्या करेगा? बहुत बड़ा होता है, परात बहुत बड़ा होता है। तो शादी विवाह के दौरान जब तिलक वगैरह चढ़ाया जाता है तो उसी परात में ढेर सारी चीजों को कलेक्ट करके, हाँ वो लड़के वाले और लड़की वाले तौर पर दिखाई पड़ता है। तो ये सारे जो पीतल के आम तौर पर आप चीजें देखोगे वो अब शादी विवाह में और सजावट की भी अगर बात करें तो थोड़ा सा पीतल के बर्तनों को लेकर, पीतल के सजावटी चीजों को लेकर, हाँ अब उसका कम प्रयोग किया गया है। उसका प्रयोग कम इसलिए किया जाता है क्योंकि एक तो मेंटेनेंस की बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ समय के बाद हवा और पानी के साथ रिएक्शन करता है, काला पड़ने लगता है। अब काला पड़ने लगता है तो देखने में खराब लगता है। अब आप जाइए बाजार में पीतल को साफ करने वाला एक पाउडर आता है, ठीक है, या तो कोलगेट, कोलगेट आप लोग करते होंगे पेस्ट वाला, पेस्ट नहीं कोलगेट का पाउडर आता है, तो बहुत सारे लोग आते हैं वो, हाँ पीतांबरी के नाम से जाना जाता है, बहुत सारे लोग कोलगेट वाला पेस्ट लेते हैं उसको लगाकर उसको करते हैं फिर वो चमकदार बनता है। तो ये थोड़ा मेंटेनेंस को लेकर, हाँ मेंटेनेंस को लेकर प्रॉब्लम है, इसीलिए आमतौर पर लोग इसका प्रयोग बड़ा कम करते हैं। होता है लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं होता। मार्बल वर्क की बात करें तो मार्बल वर्क जो होगा वो आपका ये आपको आगरा, आगरा वाले इलाके में, वैसे मार्बल वर्क आपको कोटा राजस्थान में भी मिलेगा, वहां पर भी आपको इस प्रकार के काम मिलेंगे, लेकिन पॉपुलर जो है वो आपका आगरा। और आप देख रहे हो यहाँ पर एक डमी ताजमहल बना हुआ है, एक आपको प्लेट दिख पा रही होगी जो कि पिच्चा ड्यूरा, हाँ ठीक है, ठीक है, जो कि पिच्चा ड्यूरा वर्क पर आपको दिखाई पड़ेगा। तो जैसे आगरा जाइएगा, ठीक है, आगरा अगर जाइएगा तो वहां पर, चलो भाई, ठीक है, आगरा जाएंगे तो आपको इस प्रकार की चीजें दिखाई पड़ेंगी। ठीक, एक चीज और मैं आपको बता दूं, जब कभी आगरा जाइएगा, मिनी ताजमहल खूब, हाँ बिल्कुल यस, आगरा जब कभी जाइएगा और इस तरह की चीजें खरीदिएगा तो मैं आपको अपना एक व्यक्तिगत अनुभव आपको शेयर कर देता हूँ। मोल भाव जरूर करिएगा, जिसे इंग्लिश में बार्गेनिंग कहा जाता है। छोटी दुकान, बड़ी दुकान, सड़क पर चलने वाला, बेचने वाला जो भी हो, मोल भाव जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत वेरिएशन होता है। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत वेरिएशन होता है। वो जो होता नहीं मिनी ताजमहल वो जो बेचते हैं, आप मानोगे नहीं, उसकी कीमत शुरू करेंगे, जब मैं गया था करीब 2 साल पहले की बात है, तब उसकी कीमत इस प्रकार के मिनी ताजमहल की कीमत छोटा सा था सजावट के लिए, कुछ 150 से 200 रुपए के आसपास का उसने बोला, हिसाब इतने रुपए का, कुछ कम करो। अरे साहब कम क्या करना, चलिए आपकी बात है, आप 180 दे दीजिएगा, नहीं 180 नहीं यार, और कुछ कम करो, चलिए साहब ना आपका ना मेरा 150 रुपए लीजिए साहब, डन। अच्छा, इस बीच हमको भी नहीं मालूम था, वहीं के कोई लोकल पर्सन थे जिन्होंने कहा साहब इसकी रियल कीमत 20 रुपए है, इसकी कीमत 20 रुपए है, आप 20 रुपए पर आ जाइए, देखिए अभी आपको मिल जाएगा 20 रुपए मिलेगा। हमने कहा सर बताओ, हाँ तो कहा बिल्कुल। तो फिर बात आने लगी, तो आप मानोगे नहीं, 20 रुपए पर वो तैयार हो गया कि साहब हम 20 रुपए का दे देंगे आपको, लेकिन फिर वही वाली बात, हमने कहा अगर 20 रुपए में भी दे रहा है तो मतलब क्वालिटी वगैरह तो खराब ही होगी, तो कुल मिलाकर नहीं लिया। फिर एक दूसरी दुकान में गए, वहां से कुछ हमारे जो साथ में और लोग गए तो उन्होंने खरीदारी वगैरह की, लेकिन बार्गेनिंग बहुत होती है। तो कभी भी ऐसी जगह जाइए तो कभी भी दुकानदार जितना बोल दे उतना पैसा कभी मत दीजिए, हमेशा उस पर बार्गेनिंग करिए। 200 रुपए अगर बोल दिया तो तुरंत 50 रुपए पर आ जाइए, फिर थोड़ा थोड़ा आप भी अपना बढ़ाइए, जहां पर दोनों लोगों का सौदा पट जाएगा वहां पर ले लीजिएगा। तो बार्गेनिंग बड़ी जबरदस्त होती है। लिप्पन काम की अगर बात करें तो लिप्पन काम, इसको आप ऐसे कह सकते हो लेपन का काम, हाँ इसे कहा जा सकता है बेटा लेपन का काम। तो ये कच्छ का इलाका जो गुजरात में पड़ता है, आप देखेंगे ये कीचड़ और शीशे का एक काम होगा जिस पर एक बेस बनाकर उस पर एक सजावट का काम किया जाएगा, इसे चित्तर काम के तौर पर भी जाना जाता है। लिप्पन यानी लेपन यानी दीवार पर एक प्रकार का लेप बना देना, एक प्रकार का वो मतलब कहते नहीं है, क्या बोला जाएगा उसको बेटा, दीवार पर एक बैकग्राउंड क्रिएट करते हुए उसको इस प्रकार से सजावट की प्रक्रिया। इसमें आप देखोगे तो ऊंट और जंगली जो गधा होता है उसके गोबर की फाइबर का भी प्रयोग किया जाता है, जो कि एक बाउंडिंग एजेंट के तौर पर आपको दिखाई पड़ेगा। चिकनी मिट्टी को चलनी, बहुत पतला वाला महीन कपड़ा, सूती कपड़ा होता है, उससे चाल लिया जाता है, फिर उस सबको मिला लिया जाएगा और मिलाने के बाद जो है वो फिर आपका ये लिप्पन काम जो है, लेपन का काम जो है आपको दिखाई पड़ेगा। तो कीचड़ और मिट्टी को एक अनुपात में मिलाया जाएगा, उस तरह से इसको बनाकर सजावट का काम किया जाएगा, सुंदर लगे, रोशनी पड़े, चमकदार लगे, इसलिए उसमें शीशे का काम किया जाएगा। बिदरी, बिदरी जगह का नाम है जो कि कर्नाटक में है, तो ये आपका एक मेटल वर्क आपको दिखाई पड़ेगा, तो इसे बिदरी वेयर के तौर पर, वेयर का मतलब हो जाता है बिदरी के बर्तन। अच्छा, बहुत बढ़िया। बिजली के बर्तन के तौर पर अगर देखा जाए तो बिजली के बर्तन आमतौर पर आप देखोगे तो ये मेटालिक वर्क है जो कि ब्रॉन्ज का और आपके सिल्वर का इस पर काम किया जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये सजावटी का बर्तन भी है जिनका प्रयोग भी किया जाता है, सुराही उराही टाइप का है, पानदान है, तस्तरी है, प्लेट वगैरह है, तो इसका प्रयोग आमतौर पर किया जाता है। ये आप देख रहे हैं एक प्रकार का बॉक्स है जिसमें कुछ चीजें आमतौर पर जो पुराने टाइप के लोग हुआ करते थे, रईस लोग जो है ना, वो लोग इसको पानदान की तरह से, पानदान समझते हैं ना, अगर आपने देखा होगा तो थोड़े से कुछ पुराने टाइप के लोग जो पान के 8-10 पत्ते, उसी में थोड़ा बहुत वो तंबाकू वगैरह, उसी में वो सुपारी जिसे डली कहा जाता है, वो सब रखते हैं। और वो ये बहुत शौकीन टाइप के लोग हैं जो कि जिनका मतलब अभी मुंह का पान खत्म नहीं हुआ, उन्होंने पर वो दूसरे पान लगाने में जुट जाते हैं। हाँ, वो टाइप के लोग हैं, ठीक है। जैसे आप चेन पनवाड़ी कह लो आप, मतलब जैसे होता है ना चेन स्मोकर, उसी तरह से इनको आप चेन पनवाड़ी कह लो, मतलब इनके मुंह में पान होना चाहिए, मतलब बिना ऊपर उठाए हुए, और बच्चा कैसा है तुम्हारा हाल चाल है कि नहीं, ऐसे बिना बात नहीं की। तो जब ये बात करेंगे तो ऊपर की ओर सर उठाएंगे, पता चला सामने बोला, सामने वाले के ऊपर पीक गिर पर तो नाराज हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए इस प्रकार, तो इसमें आप देखो कलश, कंगन, कंगन का मतलब आपका बेंगल बॉक्स की तरह से देख लिया जाए तो उसको बनाया जाएगा, और देख रहे हैं ना फूल पत्तियों का ज्योमेट्रिकल शेप के तौर पर इसको सजाया जाएगा, इसे बिदरी वेयर के तौर पर जाना जाता है। पीतल बूटेदार नारियल, यानी कि आपका जिसमें नारियल का भी प्रयोग किया जाएगा और उसमें पीतल का भी प्रयोग किया जाएगा। तो खासकर ये काम जो आपको दिखाई पड़ेगा ये आपको केरला, केरला में, हाँ बिल्कुल,
केरला में आपको दिखाई पड़ेगा वहाँ पर इस प्रकार का मतलब आपको खूब सजावट का वो जो नारियल का होता है ना शेल, जो नारियल का खूब अगर आप कच्चा ना मतलब होता नहीं जो थोड़ा वाला नारियल जो पानी वाला नहीं होता उसको लीजिए, तो उसको थोड़ा-सा उसको तोड़-ताड़ के निकालिए तो उसी प्रकार का ये शेल है। तो नारियल शेल है जिस पर अलग-अलग प्रकार के डिज़ाइन वगैरह बनाए जाएँगे और इनसे घर की सजावट का काम देख सकते हैं आप। वो महिलाओं के द्वारा कई बार मैंने देखा वो सिंदूर रखने वाला जिसे सिंदूरदानी कहते हैं, उसका भी प्रयोग किया जाता है। तो केरल में इसका उत्पादन और केरल में तिरुवनंतपुरम और कोझिकोड, कोझिकोड जो कि पुराना आपका बन जाता है जिसे हम लोग कालीकट के तौर पर जानते हैं, वहाँ पर इसका काम आपको ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। टेराकोटा, टेराकोटा का मतलब होता है बेटा मिट्टी, जो कि आग में जिस मिट्टी से आपने कुछ खिलौना बनाया और उसको आग में पकाने के बाद उसके ऊपर कलर किया। तो ये असम में भी है और अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो गोरखपुर में भी टेराकोटा का खूब काम होता है। गोरखपुर में भी हाँ, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। इसके एविडेंस हम लोगों को हड़प्पा से भी मिलते हैं। बिल्कुल सही पहचाना बेटा आप लोगों ने। ठीक है, बिल्कुल सही पहचान की। चलो भाई, तो टेराकोटा यानी कि मिट्टी से बना हुआ अलग-अलग प्रकार का खिलौना, कुल्हड़ टाइप का आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ये जो ऊपर वाला चित्र देख पा रहे होंगे ना, तो दिवाली में आपने देखा होगा वो लक्ष्मी गणेश उस टाइप का बनाना, गणेश जी बना करके चारों ओर दिया टाइप का लगा देना, है ना? इस तरह की चीज़ें आपने दीपावली आने वाली इसमें आप देख सकते हैं, आपको दिखाई पड़ेगा। घोड़े बनाना, गणेश जी को बनाना, ये सब सजावट के तौर पर आप देखेंगे तो असम में इस प्रकार की चीज़ों को बनाया जाता है। टेराकोटा का मतलब होता है बेटा पकी हुई मिट्टी, टेराकोटा का मतलब होता है आग में पकाई गई मिट्टी, ठीक है? आग में पकाई गई मिट्टी और अगर मैं बात करूँ तो असम का एक जगह पड़ता है जिसे गोलपारा कहते हैं, जिसमें एक धुबरी गाँव है, वो बड़ा फेमस है, इंटरनेशनल वो बड़ा फेमस है, लोग वहाँ पर जाते हैं और लेते हैं, सामान वगैरह खरीदते हैं। अब अगर हम लोग बात करें अपने क्यूज़ीन्स को लेकर तमाम अलग-अलग प्रकार के भोजन की अगर बात करें, तो जो तमाम प्रकार के हम लोग अगर भारतीय अगर बात करें, तो इंडियन डिशेज़ की बात करें तो देखो अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग ब आपको भोजन मिलेंगे। वेज है, नॉन-वेज है, 2 वेरिएशन तो आपको ऐसे ही मिल गया। फिर वेज में कुछ अलग प्रकार का पनीर है, तो दुनिया भर के डिशेज़ हैं, ठीक है? ये आपकी मखनी दाल है, तो ये वाली दाल है, तो वो वाली दाल है। रोटी में आप देखोगे तो प्लेन तवे की रोटी है, ठीक है? नान वाली रोटी है, आपका वो क्या बोलते हैं उसे वो पतला वाला नहीं बनता, वो क्या बोलते हैं, वो कौन-सी रोटी जो पतला-पतला एकदम बनता है? रुमाली रोटी। तो तमाम प्रकार के हाँ, तमाम प्रकार के रोटी वगैरह और ये सभी हमारे भारत में जो तमाम प्रकार का भोजन खाया जाता है अलग-अलग जगहों पर, तो आप देखिएगा उसमें जो मसालों का प्रयोग किया जाता है मसालों का जो प्रयोग किया जाता है तो आप देखेंगे मसालों का अपना एक अलग-अलग बैलेंस है। आप बिल्कुल देखिएगा साउथ इंडिया के मसाले नॉर्थ इंडिया में प्रयोग नहीं किए जाते। अगर मैं महाराष्ट्र, गुजरात की बात करूँ तो वहाँ के मसाले आपके असम और इधर वाले इलाके में नहीं होते हैं। यानी कुल मिलाकर पूरे भारत में ये के ब खाना बना की अगर बात करें तो उसके अपने अलग-अलग प्रकार के व्यंजन आपको दिखाई पड़ेंगे। हम लोग यहाँ पर कुछ खास डिशेज़ की बात करेंगे जो बड़े प्रसिद्ध हैं। जिनमें एक नाम आता है कर्नाटक, कर्नाटक का एक जगह पड़ता है जिसे धारवाड़ कहा जाता है। तो धारवाड़ का पेड़ा, वैसे पेड़ा जो मिठाई होती है ये नॉर्थ इंडिया की है, ये साउथ इंडिया की मिठाई है ही नहीं। ये नॉर्थ इंडिया की मिठाई है, ये साउथ इंडिया की मिठाई है ही नहीं। अब ये साउथ इंडिया पहुँची कैसे? तो करीब-करीब 18वीं और 19वीं शताब्दी की अगर बात करें हाँ, बेटा ये मिठाई है, दिस इज़ स्वीट, यस, यस, यस। हाँ, ये ग मिठाई है बेटा। तो होता क्या हुआ क्या कि करीब 18वीं और 19वीं शताब्दी की अगर बात करूँ, तो उन्नाव के आस-पास, कानपुर और उन्नाव के आस-पास आप देखोगे, एक बीमारी जिसे प्लेग-व्लेग कहा जाएगा, उस प्रकार की बीमारी फैल गई। अब उस बीमारी के ज़माने में प्लेग का इलाज तो होता नहीं था, लोग माइग्रेट कर जाया करते थे या दूसरी जगह पर चले जाते थे। हाँ, बिल्कुल, दूसरी जगह पर चले जाया करते थे। तो वहाँ पर एक परिवार हुआ करता था राम रतन सिंह ठाकुर का। तो वो धीरे-धीरे करके वो जगह छोड़ते हुए और एक लंबी यात्रा के बाद वो पहुँचेंगे आपके कर्नाटक धारवाड़ के इलाके में। क्योंकि ये लोग राम रतन सिंह साहब जो हैं, ये जब उन्नाव में रहा करते थे तो भी ये मिठाई वाला ही कारोबार करते थे, वही आता ही था। अच्छा गाय-भैंस तो आपको सब जगह मिलेगी, 8 बजे क्लास स्टार्ट हो गई है। अच्छा ठीक है बेटा तो शहाना आप क्लास को अटेंड कर लो, दिव्यांशु सर की क्लास को अटेंड कर लो बेटा, ठीक है? चलो, तो अब देखो क्या होगा दूध को वो गरम करते हुए, जिसे मैं अगर देहाती भाषा का प्रयोग करूँ तो औटाना, उसे कहते हैं दूध को औटाना गरम करना। तो गरम करते-करते उसको लगातार चलाते हुए गरम करेंगे, फिर वो व्हाइट कलर वाला जो आपका दूध होगा वो इस खोए में हाँ, खोए में और इस कलर में तब्दील हो जाएगा। फिर इसके बाद आप देखिए, तो इसका आप देखोगे तो ऊपर जो है आप नारियल देखोगे, क्योंकि कर्नाटक और साउथ इंडिया में नारियल का प्रयोग बहुत किया जाता है। नारियल और वो जो करी पत्ता नहीं होती है, करी पत्ता जिसे मीठा नीम कहा जाता है, बहुत प्रयोग होता है, बहुत ज़्यादा जिस तरह से नॉर्थ इंडिया में आप देखोगे ना वो धनिया पत्ती डालते हैं, उसी तरह से करी पत्ता सब में डाला जाएगा। तो नारियल का प्रयोग किया जाएगा। लोगों को पसंद आया, शुरुआत में होता नहीं वो बनाया उन्होंने और वो कंधे पर एक बाँस वाला बॉक्स लेकर डिब्बा लेकर पहुँचे, उससे उन्होंने बेचना शुरू किया। लोगों को अच्छा लगा, क्योंकि साउथ इंडिया में पेड़ा था नहीं, तो लोगों ने खाया कहा यार अलग टेस्ट है, अच्छा लगा, पसंद आ गया, धीरे-धीरे करके भाई नाम हो गया और लोग आज आज उनकी करीब-करीब तीसरी पीढ़ी चल रही है, जो कि वहाँ का लाइन बाज़ार एरिया जो पड़ता है वहाँ पर इनकी दुकान है। बड़ी दुकान है और इंटरनेशनल डिमांड है इनकी। मतलब आप सोचिए ये अपने पेड़े को हाँ। ठीक है, ये अपने पेड़े को या अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी बेचते हैं। ठीक है, अब इनकी तीसरी पीढ़ी आ चुकी है। रतलामी सेब, रतलाम इलाका पड़ता है मध्य प्रदेश में। बेसिकली ये सेब जो बना बेसन का बनता है आप जानते ही हैं, इसे आप भुजिया भी कह सकते हैं। ये नमकीन होता है और आप चाय के साथ आप लोग खाते भी होंगे। बेसिकली ये नमकीन बनता नहीं था। हुआ ये कि मालवा के रीजन में अकबर ने जब आक्रमण किया था बाज बहादुर के ऊपर। अकबर ने जब एक राजा हुआ करता था हाँ, एक राजा हुआ करता था जिसे कहा जाता है बाज बहादुर। तो बाज बहादुर के ऊपर आक्रमण किया। अच्छा बाज बहादुर ने अकबर के साथ दोस्ती कर ली कि भाई चलिए हमारा आपका मतलब संधि हो गया। तो अकबर जब वहाँ पहुँचे तो कहते हैं भाई बादशाह थे ही। तो उनका एक दिन मन हुआ कि भाई हम सेवई खाएँगे। अब वो दिक्कत ये हो गई कि भाई सेवई का मतलब आती तो थी नहीं। तो इस पर होता नहीं है कुछ लोगों को जो वहाँ के भील जनजाति के लोग थे, उनसे कहा गया कि भाई ऐसा करो कि ज़रा सेवई बनाओ। गेहूँ उनके पास था नहीं, भील जनजाति लोगों के पास गेहूँ था नहीं। तो उन्होंने इसी बेसन का सेवई बनाने का प्रयास किया, बन तो नहीं पाया बन तो नहीं पाया। हाँ, फिर आगे चलकर ये बन गया आपका एक प्रकार का जिसे हम लोग कहते हैं स्नैक्स, एक प्रकार का नमकीन बन गया। आज देखिए, तो आपको ये स्नैक्स आपको बिल्कुल प्लेन यानी खाली नमक वाला भी मिलेगा। अगर आप कहोगे भई थोड़ा-सा इसमें वो स्पाइसी वाला दे दो तो स्पाइसी वाला मिलेगा, थोड़ा-सा मिर्च ज़्यादा होना चाहिए तो कड़वा वाला भी मिलेगा। और अगर आप लोगों में से कोई मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखता होगा तो आपने नाम सुना होगा वो लौंग वाला सेब, तो इस प्रकार के सेब में लौंग हाँ, लौंग वाला सेब वो भी बिकता है, वो भी बड़ा पसंद किया जाता है। तो ये बन कुछ और रहा था, बन कुछ और गया। इसी तरह से आप देखिए एक और डिश आपको तमिलनाडु क्षेत्र में दिखाई पड़ेगी, जिसे कहा जाएगा कोविलपत्ती कडलाई मित्तई, जिसे कहा जाएगा कोविलपत्तई कडलाई मित्तई। अब इस चित्र को देखने के बाद आपको एक बार हँसी आएगी कि यार ये तो चिक्की है अपने उत्तर भारत की, हमारे नॉर्थ इंडिया का चिक्की, जो जाले में नहीं बनता हाँ, बिल्कुल सही कहा।
वो गुड़ का लिक्विड पार्ट मतलब शुगर केन को गर्म करते-करते वो लिक्विड पार्ट उसके ऊपर फिर गुड़ डाल देना, फिर उसको पूरा इकट्ठा करके उसके स्लाइसेस बना देना। तो बेसिकली ये तो गुड़ गुड़ का बना हुआ मूँगफली के साथ बनाया गया एक प्रकार का हमारे उत्तर भारत में एक प्रकार का गज्जक कह लो, बिल्कुल सही कहा। तो इसे हम लोग पट्टी के तौर पर बादाम पट्टी यस, यस। बादाम पट्टी के तौर पर जाना जाता है, गुड़ पट्टी के तौर पर जाना जाता है, बिल्कुल सही कहा। अब देखो तमिलनाडु में हो गया, तो नाम देखो कितना बड़ा हो गया, कोविल पत्ती कडलाई मिठाई, अभी नाम पड़ गया। है ये आपका शुगर ये गुड़ का और मूँगफली का बनने वाला एक जैसे पत्ती नहीं कहते पट्टी है। हाँ, अब चूँकि साउथ इंडिया का होगा तो इसमें थोड़ा-सा वो नारियल वगैरह डाल देंगे, क्योंकि साउथ इंडिया में नारियल होता ही है। नारियल के तेल का ही खाना बनता है कि नहीं? तो वो आपको दिखाई पड़ेगा। इसी तरह से देखिए हम लोग चले जाएँ पंजाब सॉरी बंगाल और उड़ीसा के इलाके में मिही दाना और सीताभोग। मिही मतलब महीन छोटा-छोटा, दाना और सीताभोग ये मिठाई का नाम है। और इसकी शुरुआत हुई पश्चिम बंगाल का जो वर्धमान का इलाका है ना वहाँ पर हुआ। वहाँ पर वहाँ के जो स्थानीय राजा हुआ करते थे, उन्होंने अंग्रेजों के वेलकम के लिए एक विशेष प्रकार का मिठाई बनवाया, जिसको मिही दाना और आपके सीताभोग के तौर पर जाना गया। तो पिसा हुआ चावल, पिसे हुए चावल के साथ-साथ मैदा, बेसन इन सब के साथ मिलकर एक पेस्ट बनाते हुए इसको फिर घी में छान लिया गया और फिर चाशनी में डाल करके चाशनी तो जानते हैं ना गुड़ का बनता है, चाशनी में डाल करके फिर इसको सुखा लिया गया। बस बन गया आपका मिही भोग और ये आपका सीताभोग आपका दोनों बन गया। ठीक है, चलो भाई। सिलाव खाजा, ये तो मुझे लगता है सब लोग जानते होंगे जहाँ तक मुझे उम्मीद है। खाजा एक प्रकार की एक विशेष प्रकार की मिठाई होती है, एक विशेष प्रकार की मिठाई होती है और इस मिठाई की शुरुआत बिहार का जो राजगीर और नालंदा का इलाका है, वहाँ एक शहर पड़ता है जिसे सिलाव के नाम पर जाना जाता है। यस, 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 बिल्कुल सही कहा, नालंदा का इलाका। तो ऐसा कहते हैं कि इस मिठाई की शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि गौतम बुद्ध और उनके शिष्य जब शिक्षा देने के लिए जाया करते थे अलग-अलग इलाकों में, तो अब वो अपने खाने के लिए क्या रखें? हर जगह तो भाई बस्ती नहीं मिलेगी, तो क्या खाने के लिए रखें? तो एक विशेष प्रकार की मिठाई बनाई गई, जो कि वो ये मैदे का बनता है ना, मैदे का जिसको चाशनी में डाल दिया जाता है, फिर इसको रख लिया जाता है और कई दिनों तक आप देखेंगे कि ये आपका खराब नहीं होता। ये बहुत दिनों तक चलता है, शादी-विवाह में अगर आप देखिएगा, तो खाजा को दिया जाता है पाहुल के तौर पर। वो मोटे बूंदी वाला वो लड्डू होता है ना हाँ, मोटे बूंदी वाला लड्डू होता है और ये खाजा शादी वगैरह में अक्सर दिया जाता है, बिल्कुल, लड्डू और खाजा बिल्कुल, ठीक है? तो वही वाला है, जिसे अगर हम लोग बात करें तो एक अंग्रेज हाँ, बिल्कुल यस, इस प्रकार के जितने भी त्योहार-व्योहार होते हैं उन सब में दिया जाता है। जीडी वैगलर के द्वारा इसके बारे में बताया गया कि ये कोई राजा विक्रमादित्य हुआ करते थे। अब ये राजा विक्रमादित्य कोई और नहीं है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य है, ठीक है? कुछ लोग कहते हैं नहीं साहब गौतम बुद्ध के ज़माने से है, तो बड़ा पुराना मिठाई है, आज तक इसको पसंद किया जाता है। श्री विल्ली पुत्तूर पालकोवा, कितना बड़ा नाम। अब इसे आप ऐसे समझिए उत्तर भारत में जो दूध वाली बर्फी होती है ना, जैसे कलाकंद दूध वाली बर्फी है, ये वो है और कुछ नहीं है। अब तमिलनाडु में है तो श्री विल्ली पुत्तूर पालकोवा, हाँ, इस तरह से कहा जाएगा। बिल्कुल, ये बेटा ये आपका बर्फी है, जिसे दूध वाली बर्फी कहा जाए या वो अभी मैंने एक और नाम बताया था ना, तो ये वो है। मिल्क केक वगैरह कह सकते हो, यस, यस। मिल्क केक टाइप आप कह सकते हो। तो इसे बनाया जाएगा गाय के दूध पर धीमी आँच पर पकाया जाएगा और फिर इसमें व्हाइट कलर का भी मिलेगा, तो थोड़ा रंग और बनाने के लिए अगर इसको हाँ, इसको पेपर होता नहीं वो पीला रंग डाल दिया जाएगा। फिर इसको बटर पेपर होता है जिसमें लपेट रैप कर दिया जाएगा। नहीं, रबड़ी नहीं है बेटा, नहीं, नहीं, रबड़ी नहीं है। ये आपका खोए का एक ऐसा खोया जिसे आप कह सकते हैं पूरी तरह से मावा में कन्वर्ट नहीं हो पाया है, पूरी तरह से मावा में कन्वर्ट नहीं होता है। तो ये प्रकार की दूध वाली बर्फी होती है, ठीक है ना? हाँ, ये पूरी तरह से आपका मावा में कन्वर्ट नहीं होता है। बच्चों 1 मिनट, हेलो, ठीक, चलो भाई, तो एक प्रकार का ये मीठा स्वीट डिश है। ठीक, बिल्कुल, बिल्कुल, यस बेटा। ये आपने बिल्कुल सही कहा अग्निवा बिल्कुल सही कहा बेटा। चलो, मानसून मालाबार कॉफ़ी, ये एक प्रकार की विशेष प्रकार की कॉफ़ी होती है जो कि आपके कर्नाटक के क्षेत्र में कॉफ़ी बड़े तौर पर होता है। देखकर मुँह में पानी आ गया। हाँ, ये बात तो सच है, ये बात तो सच है। तो ये एक प्रकार का जो मालाबार इलाका पड़ता है ना कर्नाटक से लेकर आप चले जाइए निचले इलाके पर तो वहाँ पर वो कॉफ़ी की खेती की जाती थी। अब जब समुद्र से कॉफ़ी के दाने ले जाए जाते थे यूरोप वगैरह की ओर, तो वो मॉइस्चर पाकर वो उसका टेस्ट, उसका कलर बदल जाया करता था। तो धीरे-धीरे क्या किया गया इसको यही भारत के ही गोदाम-वोदाम में छोड़ दिया गया ताकि वहीं पर इसको सुखा लिया जाए और इसका जो एक खराब हो जाने वाला प्रोसेस होता था, उससे रोक लिया जाए। तो धीरे-धीरे करके ये आपका मानसून मालाबार अरेबिका कॉफ़ी के तौर पर बड़ा प्रसिद्ध हो गया। हाँ बेटा, ये आपको व्हाइट भी मिलता है, ये आपका ब्राउन भी मिलता है, आम तौर पर ब्राउन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना? हाँ, कॉफ़ी के बीज होते हैं बेटा, कॉफ़ी के बीज होते हैं, कॉफ़ी के बीज होते हैं, छोटे-छोटे वो दाने टाइप के होते हैं, ठीक है ना? दार्जिलिंग टी, अब टी के बारे में क्या बोलें? अभी मैं पी रहा था, आप लोग देख भी रहे होंगे, संभवतः आप लोगों ने भी कुछ लोगों ने चाय वगैरह पिया होगा। तो दार्जिलिंग एक इलाका पड़ता है वेस्ट बंगाल का, जहाँ की चाय का के लिए कहा जाता है भाई चाय का बागान का इलाका है, बड़ा शानदार चाय होता है, उसका टेस्ट बड़ा अच्छा होता है। बाज़ार में खरीदने जाइए तो वो लोग भी कहते हैं दार्जिलिंग टी, दार्जिलिंग टी। अब भगवान जाने दार्जिलिंग का है कि नहीं भी है, ठीक है ना? तो इस तरह से इस चाय की डिमांड, उस चाय का जो उसका एक अलग फ्लेवर, इसका एक अलग सुगंध भी होता है। तिरुपति लड्डू, ये तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है, वहाँ पर ये लड्डू आपको वेंकटेश मंदिर जो आपका है ना, वहाँ पर इस लड्डू को मिलते हैं प्रसाद के तौर पर। ऑनलाइन भी मिलता है, आप कभी भी मँगा सकते हो, बहुत टेस्टी होता है, बहुत टेस्टी होता है। चलो अच्छा, तो बड़ा टेस्टी होता है खाने में और बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है। हाँ, वो आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार का मँगाते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन भी मिलता है, आप बुक करा सकते हैं आपके पास बुकिंग के मुझे लगता है 2 दिन के अंदर डिलीवरी वो लोग दे देते हैं, विदिन 2 डेज़। 2 डेज़ भी नहीं लगता, मतलब वो बताते हैं 48 घंटे में आपके पास पहुँच जाएगा। रसगुल्ला वेस्ट बंगाल का, फिर आप जानते हैं ये छेने की मिठाई होती है, व्हाइट कलर की बनती है, स्पंजी होती है, खाने का इसका अपना एक अलग प्रकार का मज़ा होता है। ये इसके बारे में अब क्या एक्सप्लेन करना? मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में से कोई ऐसा होगा जिसने शायद इसको ना खाया हो। हाँ, ठीक है, सभी लोगों ने खाया होगा और अनीस जहाँ तक मुझे याद आ रहा है आप तो बनारस से ताल्लुक रखते हैं, तो बनारस में तो छेना वाली ये मिठाई तो हर दुकान पर मिलती है, ठीक है? हाँ, वहाँ पर तो हर दुकान पर आपको मिलेगी और क्योंकि बनारस में बंगाली लोग ज़्यादा भी होते हैं ना, बाकायदा बंगालियों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, तो आपको हाँ, ठीक है, चंपारण चंपारण का बेटा मीट प्रसिद्ध है। चंपारण का मीट प्रसिद्ध है, ठीक है? जो हंडिया पर बनता है, ठीक? चलो भाई। तो इसको धीरे-धीरे करके आप देखेंगे बंगाल और उड़ीसा वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है, बहुत सारे इलाकों में किया जाता है। हैदराबाद का हलीम, ये एक आपका नॉन वेजिटेरियन है, जिसमें आपको जैसे बिरयानी है जो ग्रेवी पार्ट के तौर पर अगर आप देखोगे तो ग्रेवी पार्ट के तौर पर बनाया जाता है। इसको बनाने का अपना एक अलग तरीका होता है, हल्की आँच पर बड़े लंबे समय तक पकाया जाता है। अलग प्रकार के कुछ मसाले होते हैं, जिनको धीमी-धीमी आँच पर पकाया जाता है ताकि वो जो मसालों का फ्लेवर है, वो आपका चावल हो या ग्रेवी हो या जो मांस है उसमें चला जाए। अच्छा,
ओके, तो बलिया कितनी दूर है बनारस से? पास में ही तो है बलिया, बहुत ज़्यादा दूर थोड़ी नहीं है। तो बलिया बनारस तो पास में ही है भाई। हाँ, तो हैदराबाद का हलीम का बिरयानी बड़ा मशहूर है, ठीक है? कभी मौका लगेगा तो खाइएगा भाई। ठीक, चलो, तो आज की अगर बात करें तो आज का टॉपिक हम लोगों का यहीं तक था और अब हम लोग कल मुलाकात करेंगे बच्चों, कल कुछ और टॉपिक पर डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है?